हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकोलॉजी बाइट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? हमारा पीवाईक्यू का सीरीज चल रहा है। हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर दिया है और ये सेकेंड यूनिट रिसर्च चल रहा है। रिसर्च का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए। एंड आज का सीरीज शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम, विदाउट एनी extra conversation. Let's start with question number 1. Question number 1 कहता है a group of 60 newly diagnosed diabetic patients were tested for anxiety using a standardized inventory and they were retested for anxiety again after months, यानी यूजिंग द सेम इन्वेंट्री, यानी आफ्टर 1 month, यानी एक टाइम गैप दिया हुआ है. The mean difference is anxiety was evaluated by the suitable t-test. The degree of freedom associated with t-test would be, यानी कहता है कि एक ग्रुप जो है वो 60 ये डायबिटिक पेशेंट का है, तो उनका टेस्ट होता है, फिर 1 month के बाद टेस्ट होता है. ये जो ऐसे बनता है वो क्या होता है, टेस्ट रीटेस्ट हुआ, क्योंकि एक टेस्ट करते हो एक टाइम गैप के बाद आप उसी टेस्ट को फिर से टेस्ट करते हो तो टेस्ट रीटेस्ट बनता है. और ये टी टेस्ट के बारे में कहता है, तो टी टेस्ट का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n-1 होता है. टोटल सब्जेक्ट जो है वो 16 है और 16 - 1 होता है तो 59 होता है. द राइट आंसर इज सी, 59. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो असर्शन रीजन से क्वेश्चन है. असर्शन में कहता है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड एज कंपेयर टू अदर मेथड इज मोर सुटेबल फॉर स्टडिंग काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. एंड रीजन कहता है एज कंपेयर टू अदर मेथड एक्सपेरिमेंट मेथड परमिट्स मोर एफिशिएंट कंट्रोल ऑफ एक्स्ट्रा न्यूअस वेरिएंट. अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर के बीच में वाई कहता है कि अगर एक्सपेरिमेंट मेथड जो है अन्य विधियों की तुलना में कारण और प्रभाव संबंधी अध्ययन के लिए अधिक उपयुक्त है. क्यों? क्योंकि अन्य विधियों की तुलना में प्रायोगिक विधि जो है अनावश्यक परिवर्तन यानी एक्स्ट्रा न्यूअस को अधिक कुशलता से नियंत्रित करने की अनुमति देता है. तो इसका जो ये असर्शन भी सही है और रीजन भी उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है. दैट्स इज द आंसर वुड बी द 1. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन? टाइम सीरीज डिजाइन, रिग्रेशन डिसकंटिन्यूटी डिजाइन, सर्वे एंड नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन. तो टाइम सीरीज डिजाइन और रिग्रेशन कंटिन्यू और नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल जो है वो ग्रुप डिजाइन है. वो क्लासिक जो है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है जिसमें लैक ऑफ रैंडम असाइनमेंट होता है. सर्वे जो है वो डिस्क्रिप्टिव, वो कोरिलेशन है. तो इस प्रकार से सर्वे नहीं होगा. इसका राइट आंसर जो होगा ए, बी एंड डी होगा. ए, बी, डी जो है वो हमारा थर्ड ऑप्शन में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट वांटेड टू स्टडी द जॉब एफिशिएंसी ऑफ कंपनी एग्जीक्यूटिव इन रिलेशन टू MBA मार्क्स सिलेक्शन टेस्ट स्क्वायर. एक इवैल्यूएशन स्कोर एट द एंड ऑफ इन-हाउस ट्रेनिंग. जॉब एफिशिएंसी कोरिलेटेड विथ MBA मार्क्स. आर इसका जो आर दिया हुआ है 0.40. सिलेक्शन टेस्ट स्कोर जो है 0.50 एंड इवैल्यूएशन स्कोर एट द एंड ऑफ द इन हाउस ट्रेनिंग इज 0.060. all the three a correlation is where statistically significant. The multiple regression where was computed using the job efficiency as a criterion of, and the other three variable are the predictor. The three predictor explain 56.25% of variance in the
job efficiency. The industrial psychologist further thought that the communication skill assessment would enhance the predictability of job efficiency. As such, the communication skill of the respondent were also assessed, which correlated with job efficiency by 0.35. Again, statistically significant value. However, when communication skill were added as the fourth predictor in the multiple regression, the change of R square multiple was found to be insignificant. अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन जो कहता है व्हाट परसेंट ऑफ वेरिएंस इन जॉब एफिशिएंसी इज एक्सप्लेन्ड बाय इवैल्यूएशन स्कोर एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग. तो जो इसका इवैल्यूएशन स्कोर जो आया था वो 0.60 था. तो 0.60 का जब हम आर स्क्वायर निकालते हैं तो 0.36 यानी वो 36% जो है उसको एक्सप्लेन करता है. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. इसका हिंदी में कहता है कि एक औद्योगिक मनोवैज्ञानिक कंपनी के अधिकारियों की कार्यशाला का अध्ययन एमबीए को चयन परीक्षा स्कोर आंतरिक परीक्षण के अंत में मूल्यांकन स्कोर के संबंध में करना चाहता है. कार्यकुशलता एमबीए अंकों का जो आर दिया हुआ है 0.40, चयन परीक्षा स्कोर जो है 0.50 और आंतरिक परीक्षण के अंत में मूल्यांकन स्कोर जो है 0.60 के साथ सहसंबंधित थी. तीनों सहसंबंध सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण थे. कार्यकुशलता को मानदंड और अन्य तीनों चरों को भविष्यवाणी के रूप में उपयोग करके वह समाश्रय की गणना की गई. तभी तीन भविष्यवाणियों ने क्या प्रेडिक्शन क्या था कि कार्यकुशलता में 56.25% विचरण की व्याख्या की गई. और औद्योगिक मनोविज्ञान ने आगे सोचा कि संचार कौशल का मूल्यांकन करते हैं, आकलन करते हैं और कार्यकुशलता की पूर्वान्वयता को बढ़ाते हैं. इस प्रकार उत्तरदाताओं के संचार कौशल का जो आकलन आया वो कितना आया 0.35 सहसंबंध आया. तो उसका जो ये होगा विचरण प्रतिशत का विचरण होगा वो क्या होगा ये क्वेश्चन में पूछता है. तो क्वेश्चन में ये 60 दिया हुआ है तो 60 का जो होगा वो 36 बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है व्हाट वुड बी द मल्टीपल कोरिलेशन बिटवीन जॉब एफिशिएंसी एंड द प्रेडिक्टर एमबीएमआर सिलेक्शन टेस्ट स्कोर एंड इवैल्यूएशन स्कोर एट द एंड इन हाउस ट्रेनिंग. तो इन हाउस ट्रेनिंग में द प्रेडिक्टर जो कितना एक्सप्लेन कर रहा था 56.25. तो इसका परसेंटेज अगर निकालते हैं तो आपको आता है 0.5625 एंड उसको अंडरस्कोर करते जब वेरिएंस निकालते हैं तो अंडरस्कोर करते हैं. तो अगर उसको आप ब्रेक करते हो तो राइट आंसर आएगा वो 0.075 आएगा. ये इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है. नौकरी दक्षता और तीन भविष्यवक्ता जो है एमबीए अंक चयन परीक्षा अंक का प्रशिक्षण मूल्यांकन के बीच बहुत सा संबंध कितना होगा. तो जो राइट आंसर आता है वो 0.75 आएगा. द ऑप्शन नंबर 3 इज राइट. क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एबव स्टडी से क्या कंक्लूजन निकलता है. ऑल 4 प्रेडिक्शन आर इंडिविजुअली वैलिड. ऑल एक्सेप्ट कम्युनिकेशन स्किल आर इंडिविजुअली वैलिड. कम्युनिकेशन स्किल हैव satisfactory incremental validity. एंड फोर्थ ऑप्शन में कहता है कम्युनिकेशन स्किल है अनसेटिस्फैक्टरी इंक्रीमेंटल वैलिडिटी. तो
ऑल फोर प्रेडिक्टर आर इंडिविजुअली वैलिड, ये तो सही है। एंड ऑल एक्सेप्ट कम्युनिकेशन स्किल इंडिविजुअली वैलिड, ये नहीं, ये गलत है। एंड फिर communication skill and satisfactory incremental validity, the right answer would be A and D. A and D किसमें है? ऑप्शन नंबर 3 में। the right answer would be A and D. क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि उपरोक्त अध्ययन से कौन सा निष्कर्ष निकाला जाता है? सभी 4 भविष्यवक्ता व्यक्तिगत रूप से मान्य है, संचार कौशल को छोड़कर अन्य सभी मान्य है, संचार कौशल की वृद्धि वैधता संतोषजनक है या असंतोषजनक है। The right answer is A and D. Option 3 is right. 7 question कहता है the B coefficient obtained in multiple regress, partial correlation and correlation coefficient, regression coefficient, partial regression coefficient। तो the V वैल्यू जो है इन मल्टीपल रिग्रेशन में क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होता है। क्वेश्चन 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैराग्राफ? पैराग्राफ से क्या कंक्लूजन निकलता है? All four predictors are uncorrelated. At least some predictors are correlated. Communication skills are uncorrelated with others, and predictors seem related theoretical, but no data confirm this. तो एटलीस्ट सम प्रेडिक्टर आर कोरिलेटेड, क्योंकि इसमें जो ये दिया आर दिया हुआ था 56.25%, वो ये कर रहा था, प्रेडिक्ट कर रहा था, इसलिए वो इंटर कोरिलेटेड है। तो एटलीस्ट सम प्रेडिक्टर आर कोरिलेटेड। द राइट आंसर इज 2। ऑप्शन 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है इन 30x30 कोरिलेशन मैट्रिक्स द 30 neo pi 3-facet scale was factor analyzed by 3 method: principal component method, maximum likelihood, and principal axis. The variance explained by the factor solution would follow which ascending order? तो प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है वो टोटल वेरिएंस और मैक्स सबसे ज्यादा प्रिंसिपल कंपोनेंट ये करता है, देन के कौन करता है, फिर आपको ये प्रिंसिपल एक्सेस करता है, और सबसे ज्यादा जो है इसमें पूछा गया है क्या, असेंडिंग ऑर्डर, यानी जो सबसे जो कम फैक्टर को एक्सप्लेन करता है दिन उससे ज्यादा करता है, दिन उससे ज्यादा, तो सबसे मैक्सिमम जो करता है वो करता है प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट जो आएगा वो थर्ड में आएगा, और प्रिंसिपल एक्सेस जो है उसके बाद करता है, यानी वो सेकेंड में आता है, और सबसे कम फैक्टर जो ये एक्सप्लेन करता है वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड करता है। तो द राइट आंसर इज BAC। BAC यानी कि 3-1। तो द 3-1 इज द ये राइट आंसर इज, सॉरी 3-1 नहीं, BCA 2-3-1। 2-3-1 किस में है? फर्स्ट ऑप्शन में है। इन अ सिंगल ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, यानी एक ही ग्रुप था उसे प्री टेस्ट किया गया, फिर बाद में उसे पोस्ट टेस्ट डिजाइन किया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेथड कैन बी बेस्ट इम्प्लाइड टू इवेलुएट द मीन डिफरेंसेस ऑफ प्री एंड पोस्ट टेस्ट? मैन-विटनी टेस्ट, रैंडमाइज्ड एनोवा, काई स्क्वायर एंड रिपीटेड मेजर। यानी एक ही टेस्ट है, आप उसे बार बार टेस्ट कर रहे हैं, एक ही सैंपल है उसे बार बार टेस्ट कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, उसे रिपीट कर रहे हो, तो दैट वुड बी द रिपीटेड मेजर एनोवा व्हेन वी यूज सेम सैंपल एंड डिफरेंट कंडीशन।
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 में कहता है while evaluating a personal selection program, job performance showed a multiple correlation is 0.7 with 4 predictor. What does this mean? यानी कि कहता है कि जब कर्मचारी कार्यक्रम का मूल्यांकन करते समय नौकरी प्रदर्शन का 4 भविष्यवक्ताओं के साथ 0.7 का बहुसहसंबंध दिखाता है। इसका क्या अर्थ है? 36% of job variance, 40% of job variance, 49% of job variance and 64% of job variance. जब 0.27 में दिया हुआ है तो इससे क्या करते हैं, इसको परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंट ये करता है, तो 0.7 को क्या करेंगे, उसे ब्रेक करते हैं, परसेंटेज में टर्न करेंगे और फिर आर स्क्वायर निकालेंगे, तो आर स्क्वायर निकाल देंगे तो 49% होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इन अ वर्बल मेमोरी एक्सपेरिमेंट द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीनिंगफुलनेस of a material and retention interval were varied at the 3 level each. The sum of a square due to the meaningfulness was 267. What would be the mean square of meaningfulness? The 267 को अगर हम ये करते हैं तो उसका जो राइट आंसर आएगा वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 आएगा, 133.5। The question number 13 कहता है 3 group of subject were tested under different drug condition, यानी 3 ग्रुप हैं, वो ड्रग के डिफरेंट कंडीशन में वो टेस्ट किए गए। नो ड्रग, लो ड्रग एंड हाई डोजेज। Each group learned 2 type of lift, CVC trigram and meaningful word. The dependent variable was recalled after 10 minutes. What design is this? Randomized 3 group design, randomized 6 group design, and 3 into 2 mixed factorial design, and randomized 3 into 2 ये फैक्टोरियल डिजाइन। क्या बनेगा इसमें? तो मिक्स फैक्टोरियल डिजाइन क्या होता है? मिक्स फैक्टोरियल डिजाइन जो होता है ये कंबाइन होता है बिटवीन सब्जेक्ट फैक्टर and different group of participant and within subject of factor the same participant। इसका जो राइट आंसर होगा वो 3 into 2 मिक्स फैक्टोरियल डिजाइन होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है इन अ इंडिपेंडेंट ग्रुप डिजाइन सेलेक्टिव सब्जेक्ट लॉस अकर्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? Subjects are lost differently across conditions. Subject characteristic cause subject loss. Subjects are lost uniformly across conditions. Subject characteristics are independent of subject loss। यानी स्वतंत्र समूह डिजाइन में चयनात्मक विषय हानि निम्नलिखित में से किस कारण होती है? विभिन्न स्थितियों में विषयों की हानि अलग अलग होती है। सभी विषयों की विशेषताएं हानि का कारण बनती हैं या सभी स्थितियों में समान रूप से विषय हानि होती है। विषयों की विशेषताएं हानि से स्वतंत्र होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 ए, सब्जेक्ट आर लॉस्ट डिफरेंट अक्रॉस कंडीशन एंड द subject characteristic cause subject loss. The right answer is A. Selective loss occurs when subject drop out unequally across group due to their characteristic and affective validity। यानी कहता है कि जो चयनात्मक हानि तब होती है जब प्रतिभागियों की विशेषताओं के कारण अलग अलग समूह में
असमान रूप से सब्जेक्ट हटते हैं, जिससे कि वैधता प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप में क्या सही है? बूटस्ट्रैप में क्या होता है कि जो सैंपल का जो डेटा है वो पुनः, यानी कि बूटस्ट्रैप में हम लोग क्या करते हैं, रीसैम्पलिंग फ्रॉम सैंपल डेटा बट डज नॉट अज्यूम नॉर्मली एंड इन्वॉल्व मेनी सब सैंपल, यानी हम इसे सब सैंपल में जो है वो शामिल होते हैं। ये सामान्य वितरण की धारणा पर निर्भर नहीं करता है, इसे सब सैंपल में डिवाइड करते हैं। तो द राइट आंसर इज it involve a large number of subsamples. Yes. It does not rely population sample. Yes. And the last one is कि it based on solely sample data. It apply only non-metric data. नहीं, ये गलत है. The right answer is third. क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है असर्शन रीजन में ऑब्टेन टी वैल्यू फॉलो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इफ अजम्पशन आर मेट, एंड रीजन में कहता है द टेस्ट अज्यूम हेट्रोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, यानी द टेस्ट अज्यूम होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस होता है, नॉट अ हेट्रोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। दिस इज द ए इज ट्रू एंड आर जो है वो फॉल्स हो जाएगा। The A is true and R false कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 17 में कहता है कि टू फैक्टर आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल व्हेन द एंगल ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू फैक्टर 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड इन बिटवीन 0 to 180 डिग्री। तो ऑर्थोगोनल फैक्टर में क्या करता है कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम 90 डिग्री एंगल, मतलब इसका मतलब ये होता है कि 90 डिग्री का कोण बनता है और उनके बीच जो रिलेशन होता है वो जीरो को रिलेशन होता है। द राइट आंसर इज 90 डिग्री। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न 18 कहता है कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी मनोवा इज a best suited for making group wise comparison for several dependent variable which of the following are true, यानी कि मनोवा हम कब यूज करते हैं? मनोवा हम तब यूज करते हैं जब डिपेंडेंट वेरिएबल मॉडरेटली कोरिलेटेड होता है और वो एक दूसरे से जिससे ये सुनिश्चित करते हैं कि वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट वेरिएंस होते हैं। तो जो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, मॉडरेटली कोरिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कहते हैं आफ्टर द रिसेंट हैवी कैटास्ट्रोफिक फ्लड इन अ given state, a psychologist interviewed 120 participants to understand the psychological consequences of the event. This is an example of, किसका एग्जाम्पल है? एक पोस्ट फैक्टर स्टडी, फील्ड स्टडी, कंट्रोल स्टडी एंड साइकोमेट्रिक स्टडी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है एक्स पोस्ट फैक्टर स्टडी। एक्स पोस्ट फैक्टर स्टडी में क्या होता है, जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है उसकी हम स्टडी करते हैं, उसमें हम ना कोई मैनिपुलेशन कर सकते हैं और ना ही कोई चेंजेस ला सकते हैं। दैट वुड बी द राइट आंसर इज एक्स पोस्ट फैक्टर स्टडी। फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं? फील्ड एक्सपेरिमेंट में जाकर हम फील्ड में स्टडी करते हैं और कंट्रोल एक्सपेरिमेंट तो लैब में होता है। पैराग्राफ में कहता है कि द स्टडी एग्जामिन वेदर द इफेक्ट ऑफ इंटरपोलेटेड लर्निंग वेरिएबल ए ऑन द रिकॉल ऑफ ओरिजिनल लर्निंग वाज मॉडरेटली बाय सब्जेक्ट एंजाइटी लेवल। वेरिएबल बी हो गया। हाइपोथेसिस क्या बनता है? हाइपोथेसिस कहता है रिसर्च hypothesized दैट द हाई एंग्जियस सब्जेक्ट वुड experience a greater adverse effect on the recall compared of two anxious subject,
मेथोलॉजी में क्या यूज होता है? 100 सब्जेक्ट वेयर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन हाई और लो एंजाइटी स्कोर्स. Experiment group learn list A and list B and were tested for recall, and control group learned list A perform a cancellation task or equivalent time and were then tested for the recall of it. रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये आ गया कि appropriate NOI indicated a significant main effect of A and in significant of interaction effect between the A and B anxieties level. तो क्वेश्चन कहता है which one of the following design is used the above research? Multi-group design with single IV, 2x2 unbalanced factorial design and repeated measure design. क्या बनेगा? इसका जो राइट आंसर है वो 2x2 मिक्स फैक्टोरियल डिजाइन है. 2x2 मिक्स फैक्टोरियल डिजाइन इन्वॉल्व 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड 1 बिटवीन सब्जेक्ट फैक्टर एंड 1 विदिन सब्जेक्ट रिपीटेड मेजर. ओके, द राइट आंसर इज 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये इसका हिंदी है. उपरोक्त शोध में कौन से डिजाइन का उपयोग किया जाता है? The next question is question number 21. Question number 21 में कहता है which on the following statement is true in context of above study? The assumption of homogeneity of variance was satisfied. Assumption of homogeneity of variance are not satisfied, and the correlation of homogeneity of variance was required. The data are insufficient to evaluate the assumption of homogeneity of variance. So the paragraph stated that standard deviation were comparable and meaning homogeneity of variance was satisfied. Question number 22. Question number 22 में कहते हैं on the basis of information provided about the main effect A, it can be concluded that interpolated learning had no effect on the recall A, and interpolated learning caused retroactive interference. Interpolated learning caused retroactive facilitation, and fourth option कहता है either retroactive interference or retroactive facilitation has occurred. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो होगा वो कहता है कि दो retroactive interference when learning interference with old learning, and while retroactive facilitations occur when new learning enhance the recall of the old learning. So the only one question yani first option is the right option. It is impossible to definitely conclude whether the interference or facilitation has occurred. Therefore, the only logical conclusion is that the one of the level 2 effect related and to interpolated learning has taken place, or possibly no effect as well. Possibility are encapsulated by option. The right answer is option number 4. Question number 23. What would be the degree of freedom for the number and numerator and denominator of the F ratio defined MSA into MSB? 1 and 96 respectively, and 1 and 98, 2 and 97, 3 and 97. जो डिज़ाइन है वो 2x2 फैक्टोरियल डिज़ाइन है, और इंटरेक्शन क्या होता है A into B, यानी 1 जो इंटरेक्शन का जो है 1df, यानी न्यूमरेटर जो होता है एंड एरर जो होता है n-4, यानी 96 and the degree of freedom in denominator for 100 participant. The right answer is 1 and 96. Question number 24. Question number
क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द रिसर्चर हाइपोथेसिस। यानी रिसर्चर हाइपोथेसिस ऑप्शन में कहता है कि रिसर्चर हाइपोथेसिस हैज बीन वेरीफाइड, रिसर्चर हाइपोथेसिस हैज नॉट बीन वेरीफाइड, full data have not been presented which is necessary to evaluate the researcher's hypothesis, and last option कहता है कि anxiety moderate the effect of interpolated learning। तो ओनली जो है वो क्या है, FAXB and was significant suggested anxiety moderated in interpolated learning, but full data to verify the hypothesis were not presented. So the right answer is option number 3. क्वेश्चन नंबर 24 उसका हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है कि in a simple regression analysis, in the value of one regression coefficient bxy is less than 1.00, the value of the second regression coefficient byx has to be less than 1.00। रीजन कहता है the correlation between two variable x and y is equal to the geometric mean between the two regression coefficient bxy and byx। हिंदी में देखते हैं, हिंदी में कहता है कि सरल प्रतिगमन विश्लेषण में यदि एक प्रतिगमन गुणांक यानी bxy का मान 1 से कम है तो दूसरे प्रतिमान गुणांक का 1 से कम होना चाहिए। और रीजन कहता है कि दो चर x और y के बीच सहसंबंध दोनों प्रतिमान गुणांकों को ज्यामितीय माध्य के बराबर होता है, जबकि रियलिटी ऐसा नहीं है। ए जो है वो गलत है और आर जो है वो सही है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। जब इसमें कहता है कि एक जो है वो 1% अगर करता है तो सेकंड जो है वो लेस देन 1 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल फॉर टेस्टिंग यूनिवेरिएट नॉर्मेलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्यू प्लॉट, सैप्रियो-विंग टेस्ट, जार्क्यू-बेरा टेस्ट एंड स्कैटर प्लॉट। तो क्यू प्लॉट, सैप्रियो-विंग एंड जार्क्यू टेस्ट आर ऑल वैलिड मेथड फॉर असेसिंग यूनिवेरिएट। ओके, and the right answer is A, B and C। and D जो है स्कैटर प्लॉट, वो तो कोरिलेशन दिखाने के लिए कहते हैं। This 27 question, the multiple correlation of academic achievement with numerical ability, abstract reasoning and verbal ability was found to be 0.6। which of the following statement would be true? None of the three predictors would correlated more than 0.6 with academic achievement। सेकेंड ऑप्शन कहता है the three predictors together would explain 36% of variance in academic achievement। At least predictor would correlated 0.6 with academic achievement। एंड थर्ड ऑप्शन कहता है the three predictor would explain 60% of variance। 60% तो नहीं होगा, 0.6 का अगर हम आर स्क्वायर निकालते हैं तो 36 होता है। दैट इज कोरिलेशन इज 36। 36% तो कंफर्म है कि 36% ऑफ वेरिएंस होगा, तो बी ऑप्शन तो सही ही है। और फर्स्ट ऑप्शन में कहता है नन ऑफ द थ्री प्रेडिक्टर वुड बी कोरिलेटेड मोर देन द 6 विथ एकेडमिक अचीवमेंट। द राइट आंसर इज A and B, and A and B is option number 2।
क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है इन द रैंडमाइज्ड टू ग्रुप डिजाइन इफ द मीन डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप इन एनालाइज बोथ बाय टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट इज लार्जर देन टी टेस्ट। रीजन कहता है इन रैंडमाइज्ड टू ग्रुप डिजाइन टी स्क्वायर इक्वल एफ। द राइट आंसर इज असर्शन में कहता है कि रैंडमाइज टू ग्रुप का डिजाइन जो है वो मीन डिफरेंस जो है टू ग्रुप एनालाइज विद बाय टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट, एफ इज लार्जर देन टी। बिल्कुल सही है क्योंकि रैंडमाइज टू ग्रुप डिजाइन इज टी स्क्वायर इक्वल एफ, बोथ आर करेक्ट एंड explanation is R is the explain the A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है इन द टू ग्रुप डिजाइन विथ अ कंटिन्यूअस डिपेंडेंट वेरिएबल which of the following measure the effect size can be implied? Cohen's d, point by serial correlation, eta square, partial correlation। तो इन टू ग्रुप डिजाइन कोहेंस डी पॉइंट बाय सीरियल आर एटा स्क्वायर आर कॉमन इफेक्ट साइज मेजर पार्शियल एटा स्क्वायर इज यूनिक अनोवा विथ टू ग्रुप लेस देन टू ग्रुप्स में पार्शियल एटा स्क्वायर यूज करते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ए एंड बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है अ साइकोलॉजिस्ट डेवलप्ड अ स्कोर फॉर मेजरिंग वार्मथ एंड कॉम्पिटेंस डायमेंशन। यानी फिर से यहाँ से पैराग्राफ आपका स्टार्ट होता है। तो पैराग्राफ को हम देखते हैं, पैराग्राफ को एनालिसिस करते हैं। तो पैराग्राफ का एनालिसिस क्या आता है कि कहता है कि एज अ पार्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट सी फैक्टर एनालाइज 25 आइटम एंड रिटेन 20 items. She choose the exploratory factor analysis EFA and Bartlett test. And Bartlett फिर क्या करते हैं वो Bartlett टेस्ट में इनका रिजल्ट जो आता है वो कितना है 238 एंड पी वैल्यू जो है वो 0.001 है। द ओवरऑल काइजर मेयर जो केमो वैल्यू जो आता है इनका 0.89 आता है। इस प्रकार से फाइंडिंग देंगे 3 आइटम्स सो द क्रॉस लोडिंग 18 लोडेड ऑन वन फैक्टर एंड रिमेनिंग आइटम डिड नॉट लोड ऑन एनी फैक्टर। स्पेसिफिक जो अपीयर जो होता है अपीयर टू आस्क अबाउट अ स्पेसिफिक वैल्यू और रिजल्ट बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड डेटा ऑप्शन। तो इन द एबव एग्जांपल कहता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द वेरिएंस वुड बी एक्सप्लेन बाय द फर्स्ट अनरोटेटेड फैक्टर। तो फर्स्ट फैक्टर जो आता है वो आएगा टोटल वेरिएंस कितना है 25 है और वेरिएंस जो हो जाता है 9 अगर फर्स्ट फैक्टर 9.9 आता है तो 9.9 को डिवाइड करते हैं 25 से इंटू 100 यानी 39.6 जो है इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है यूजिंग अ केमो यानी केजीसी यानी काइजर गटमैन क्राइटेरियन हाउ मेनी फैक्टर वुड बी रिटेन इन द अबव स्टडी। More than the cattle script plot, lesser than the cattle script plot and cattle script plot same as cattle script plot and none of the above। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लेस देन कैटल। जैसे काइजर गटमैन जो क्राइटेरियन है वो आइगन वैल्यू जो टिपिकली रिटेन मोर फैक्टर देन कैटल स्क्रिप्ट प्लॉट
विच इन्वॉल्व विजुअली इंस्पेक्टेड द प्लॉट ऑफ द एल्बो, जहाँ से एल्बो बनता है वहाँ उसके ऊपर वेयर द लाइन फ्लैटेंड आउट इंडिकेटेड दैट सब्सिक्वेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटेड लिटिल वेरिएंस, जहाँ से एल्बो बनता है उसके नीचे का हम नहीं लेते हैं। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, लेस देन द कैटलिस्ट प्लॉट। काजर गटमेंट जो है वो कैटलिस्ट प्लॉट से कम ये फैक्टर को रिटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट काजर मेयर ओक्लिन केमो ओल्किन। It is the test of sampling adequacy. Chi-square test is used to test the significance. Values smaller than 0.5 are desirable and smaller partial correlation lead in the high KMO. तो ये काइजर मेयर ऑल्किन में क्या कहता है कि सैम्पलिंग जो है adequacy, smaller partial correlation, higher KMO value 0.5 is desirable, not smaller. तो A and D is option number C. Question number 33. Question number 3 में कहता है Bartlett test result in the above study suggested that. बार्टलेट टेस्ट में क्या होता है, सिग्निफिकेंट टेस्ट जो है p वैल्यू 0.001 एंड पॉपुलेशन कोरिलेशन मैट्रिक्स नॉट इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, द फैक्टर एनालिसिस इज अप्रोप्रिएट, द राइट आंसर इज पॉपुलेशन कोरिलेटिव मैट्रिक्स इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 34, which of the following is correct in case of 3 items having cross loading? They have excellent validity, they are conceptually sound item, the scale has poor reliability and they should not be retained in the final scale. The right answer is D. क्यों? क्योंकि क्रॉस लोडिंग आइटम में क्या करते हैं, लोड सिग्निफिकेंटली ऑन मोर देन वन फैक्टर एंड रिड्यूसिंग कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, दे शुड रिमूव। अगर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। द राइट आंसर इज डी।